बुलबुली मिली का बिहेवियर कुछ अजीब लगा तो उसने भी मिली के हाथ को थामते हुए उसे शांत होने के लिए कहा। सामने बैठा वो शख्स जिसका नाम ईशान मल्होत्रा था, जो उसी कंपनी का सीईओ था जिससे पारितोष की मीटिंग थी। पारितोष के हाथ में मिली का हाथ देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। उसे पारितोष से पूछ ही लिया, आप मिस मिली चतुर्वेदी को कैसे जानते हैं? पारितोष को अब तक समझ आ चुका था कि मिली उस शख्स से घबरा रही है। उसका एहसास उसे मिली की अपने हाथ पर पकड़ से हो रहा था और दूसरा शक उसे इस बात से भी हो चुका था कि ईशान मिली में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। उसकी आंखों में मिली के लिए एक जुनून दिखाई दे रहा था, एक दिलचस्पी जिससे मिली असहज हो रही थी। ईशान ने पारितोष से पूछा कि वो मिली को कैसे जानता है। इस पर पारितोष ने बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से मिली का इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा, सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन हर। शी इज द लव ऑफ माई लाइफ, मिस मिली चतुर्वेदी, सून गोइंग टू बी मिसेस पारितोष बरार। होप यू गॉट द आंसर। इतना कहते हुए उसने मिली का हाथ फिर से मजबूती से पकड़ लिया। मिली पारितोष के इस झूठ पर उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पारितोष ने मीटिंग को भी संभाल लिया और मिली को भी प्रोटेक्शन दे दिया। ये उसका तरीका था। ईशान भी पारितोष की इस बात से हैरान दिखाई दे रहा है। उसकी हैरानी का बड़ा कारण ये था कि पहले मिली उसी की कंपनी में काम करती थी और उसने मिली को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मिली ने वो जॉब अचानक छोड़ दी थी। लेकिन ईशान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे पता था कि मिली ने अभी 1-2 दिन पहले ही ये कंपनी ज्वाइन की है। ऐसे में पारितोष के जवाब ने ईशान को शंका में डाल दिया। पारितोष का इस तरह से मिली को प्रोटेक्शन देना उसकी समझ से बाहर था। उसे भी पता था कि 2 दिन में कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकती, जरूर कोई और बात है। ईशान के दिमाग में पारितोष की बात खटक चुकी थी। वातावरण में मिली, पारितोष और ईशान के बीच शंका और तनाव तैर रहा था। इसी बीच ईशान ने पेपर्स पर साइन करते हुए कहा, Congratulations, Mr. Barar. We are going to work together, so you must be coming for party tonight. पारितोष ने जवाब दिया, वैसे तो मुझे पार्टीज पसंद नहीं है, but since it's an official party, तो मैं जरूर आऊंगा। ईशान ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, It would be my pleasure अगर होने वाली मिसेस बरार और आपके पार्टनर मिस्टर देवांश भी वहाँ आए। पारितोष ने मिली का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम लोग आएंगे और मिली भी मेरे साथ आएगी। मिली आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही थी। उसके मन में चल रहा था, ग्रेट, पहले मुझे लवर बना लिया और अब मेरी तरफ से हाँ भी बोल दी। मुझसे तो पूछ लेते कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पारितोष ने उसकी मदद जो की थी। अब जब ईशान को पता था कि मिली पारितोष की लवर है तो शायद वो उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन पारितोष ने सच में बहुत बोल्डली ये सब बोल दिया था। जब उसे रियलाइज हो रहा था, दोनों ने वहां बैठे लोगों से परमिशन ली और बाहर कार की तरफ बढ़े। पारितोष ने कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर तक मिली का हाथ पकड़े रखा, लेकिन बाहर आते ही उसने हाथ छोड़ दिया। मिली को वो एहसास बेहद पसंद आ रहा था। वो अभी भी उस स्पर्श को महसूस कर रही थी। दोनों कार में बैठ गए। कुछ ही मिनट की दूरी तय करने के बाद पारितोष ने पूछा, What was the matter with ईशान? तुम उसे देखकर इतना घबरा क्यों रही थी? Now tell me everything. मिली ने बड़बोलेपन में कहा, हाँ, आप मेरे लवर हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए। फिर तुरंत अपनी जीभ दबाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं अभी भी कैरेक्टर से बाहर नहीं आई थी। आप नाराज तो नहीं होना? पारितोष ने उसकी तरफ देखा और कहा, Never mind. बोलो आगे। What was the matter? मिली ने पारितोष की तरफ देखते हुए कहा, वो अच्छा इंसान नहीं है। मेरी पहले कंपनी वही थी जिसका वो बॉस है, लेकिन उसने मेरे साथ गलत बिहेव करने की कोशिश की थी तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। बस इसीलिए मुझे उसकी नजरों से डर लगता है। ये सुनते ही पारितोष ने गाड़ी के ब्रेक लगाए और कार को रिवर्स में डाल दिया। मिली घबरा गई। ये अब कहाँ जा रहे हैं? ईशान का मुंह तोड़ने। वो किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पारितोष ने गुस्से में कहा। मिली ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्लीज रहने दीजिए, उसने आज कुछ नहीं किया और वैसे भी जो कुछ आपने उससे कहा है उसके बाद वो हिम्मत नहीं करेगा मुझे परेशान करने की। थैंक यू, आप सच में एक जेंटलमैन हो। पारितोष ने मिली के सॉफ्ट हाथ का टच महसूस किया। उसने हाथ हटाया और कार को ऑटो मोड में डाल दिया। उसने मदद एक इंसानियत के नाते की थी, लेकिन अब वो नहीं चाहता था कि मिली कोई उम्मीद बांधे। तो तुम आ रही हो इवनिंग की पार्टी में? उसने पूछा। मिली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरा लवर साथ है तो क्या प्रॉब्लम है? I was joking. Sorry if you feel bad about it. पारितोष मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की का नाम तो बदलकर सॉरी रख देना चाहिए। हर सेंटेंस के बाद सॉरी ऐड करती है। इसी बातचीत के दौरान पारितोष और मिली ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस पहुंचते ही दोनों अपने अपने कैबिन में चले गए। पारितोष ने अपने फोन में मिली का नाम बदलकर मैं सॉरी कर दिया। उधर मिली ने भी पारितोष का नाम मिस्टर नेवर माइंड कर दिया। तभी पारितोष का कॉल आया।
मिली हंसते हंसते बेहाल हो गई। फोन उठाते ही फिर से हंसी फूट पड़ी। आर यू मैड? क्यों पागलों की तरह हंस रही हो? आई वॉन्ट यू इन माई कैबिन राइट नाउ। मिली ने ओके बॉस कहा और कुछ ही मिनटों में वो पारितोष के सामने खड़ी थी। इतनी हंसी किस बात की आ रही थी तुम्हें? पारितोष ने पूछा। वो एक जोक पड़ा था, मिली ने सकपकाते हुए जवाब दिया। तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी हंस लूं। असल में मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, जिन जोक्स पर किसी को हंसी नहीं आती, मुझे उन पर भी हंसी आ जाती है। आपको वो पसंद नहीं आएगा। अब तो पारितोष को सच में सामने खड़ी लड़की थोड़ी पागल लग रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत में एक अलग ही आकर्षण था। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर अपने लिए कोई ड्रेस ले लो। पार्टी के लिए तो तुम्हारे पास कोई ड्रेस नहीं होगी ना। मैं एक शॉफर को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ। तुम कंपनी के कॉर्पोरेट अकाउंट से शॉपिंग कर सकती हो। नहीं, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिली ने मना किया। तुमसे पूछा किसने है? यू हैव टू डू इट। आखिर तुम होने वाली मिसेस बरार हो, सो यू हैव टू लुक परफेक्ट। जस्ट किडिंग, गो एंड बाय समथिंग। मिली ओके बॉस कहकर बाहर चली गई और कुछ ही देर में ऑफिस के शॉफर के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। उधर देवांश हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था और बोरियत से मैगजीन पलट रहा था। तभी उसने अवनी को आवाज लगाई। अवनी ने पहले तो अनसुना किया, लेकिन जब देवांश ने उसकी जॉब की दुहाई दी तो वो मजबूरी में उसके पास आ गई। देवांश ने बिना समय गंवाए उसे अपने ऊपर खींच लिया और कमर से पकड़ते हुए बोला, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन हियर। इतनी दूर क्यों बैठी हो मुझसे? अवनी ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, मैं यहाँ आपका मन लगाने के लिए नहीं हूँ। इट्स माई जॉब, लीव मी देव। लेकिन देवांश ने पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपने दूसरे हाथ से अवनी के होठों को छूने की कोशिश की। अवनी समझ गई कि अब उसे कुछ करना होगा। उसे झट से देवांश की उंगली को काट लिया। देवांश को अंदाजा हो गया कि अवनी अगर चाह ले तो उसे अच्छे से सबक सिखा सकती है। अवनी कमरे से बाहर निकली और कुछ ही देर में एक नर्स को लेकर लौटी। नर्स के हाथ में इंजेक्शन था। अवनी ने इशारा करते हुए कहा, हाँ यही है पेशेंट, इनके सर में बहुत दर्द है, प्लीज इन्हें इंजेक्शन दे दीजिए। देवांश की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन वो विरोध नहीं कर सका। अगर कह देता कि वो ठीक है तो उसे डिस्चार्ज मिल जाता और फिर अवनी और आरव को साथ टाइम बिताने का मौका मिल जाता। नर्स ने इंजेक्शन दे दिया। कुछ ही देर में देवांश नींद के आगोश में चला गया। असल में अवनी ने उसे रिलैक्सेंट का इंजेक्शन दिलवाया था, जिसका असर कम से कम 12 घंटे तक रहने वाला था। अब देवांश चाहकर भी अवनी को तंग नहीं कर सकता था। उधर अर्थ और वैदेही आज दोनों देर तक सोए थे। वैदेही को अब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर अर्थ की कार में ऐसा क्या है जो वो उसके लिए लाए हैं। वो धीरे से उठी और अर्थ के कपड़ों में से कार की चाबी ढूंढने लगी। तभी अर्थ ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। इतनी बेसब्री मिसेस देवान, अर्थ ने कान में फुसफुसाया। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप हो। अर्थ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम इस समय किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो जो अपनी एक्साइटमेंट छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें आज रात तक इंतजार करना होगा। वैदेही ने बात बदलते हुए कहा, अब आप मुझे छोड़िए ताकि मैं हम दोनों के लिए ब्रंच बना सकूं। आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो। अर्थ ने उसके होठों को हल्की सी किस की और उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में ब्रंच कर रहे थे। वैदेही अब भी सोच रही थी कि आखिर वो सरप्राइज क्या है। आखिरकार शाम का वक्त हो चुका था। इधर देवांश अब भी गहरी नींद में था। अवनी को घर जाना था, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने आरव को बुलाया और दोनों ने मिलकर देवांश को कार तक पहुंचाया। अब अवनी खुद ड्राइव करके देवांश को घर ले जा रही थी। मिली को देखकर ईशान की शातिर मुस्कान फिर से लौट आई थी। क्या पारितोष, जिसे मिली अब लवर कहती है, उसे इस रहस्यमय शख्स से बचा पाएगा या ईशान का अतीत दोनों की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आज की रात वैदेही और अर्थ, अवनी और देवांश, पारितोष और मिली, इन सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। एक तरफ वैदेही के दिल में एक बेचैनी है, उसे अर्थ का वो सरप्राइज जानना है, लेकिन अर्थ ने मौका पाते ही उसे कमरे में बंद कर दिया है ताकि वो इत्मीनान से सारा इंतजाम कर सके। वैदेही दरवाजे का हैंडल घुमाती है, लेकिन वो बंद है। वो समझ जाती है कि ये अर्थ की ही शरारत है। इधर पारितोष को मिली का इंतजार करते करते बहुत समय हो चुका है। अब उसे सच में यकीन हो गया है कि लड़कियों को अपने लिए ड्रेस चुनने में कितना समय लगता है। और वैसे भी ये तो मिली की पहली ऑफिशियल पार्टी है। तभी सामने से मिली कैबिन में दस्तक देती हुई दाखिल होती है। उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग है और चेहरे पर उदासी छाई हुई है। पारितोष मुस्कुराते हुए कहता है,
ग्रेट, ये अच्छा तरीका है कि पहले से ही उदास चेहरा बना लो ताकि सामने वाला तुम्हें कुछ कह भी ना पाए। मिली अपनी आंखें उठाकर पारितोष की तरफ देखती है, जो इस समय उसे ही घूर रहा है। पारितोष मिली से कहता है, अपने घर पर बता दो कि तुम लेट हो जाओगी, वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मिली फोन निकालती है। तभी पारितोष फिर से कहता है, तुम अभी मेरे घर चलो, वहां से तैयार हो जाना, मुझे भी वहीं तैयार होना है, फिर साथ में चलेंगे। तुम रास्ते में अपने घर पर बात कर लेना। मिली ओके बोलती है और अपना फोन वापस पर्स में रख लेती है। अब पारितोष मिली को अपने घर ले जा रहा है। मिली पूछती है, क्या आप अकेले रहते हैं? पारितोष हंसता है और कहता है, क्यों, अगर अकेला रहता हूँ तो मेरे साथ नहीं चलोगी? मिली का पहला जॉब अनुभव काफी बुरा रहा है, इसलिए वो साफ साफ कहती है, मुझे अजीब लगेगा ऐसे अकेले आपके साथ जाने में। पारितोष समझ जाता है कि वो किस वजह से घबरा रही है। वो मिली को आश्वस्त करते हुए कहता है, मेरी माँ रहती है मेरे साथ, मेरे घर में, डोंट वरी। बातों बातों में दोनों कार तक पहुंच जाते हैं। कार में बैठते ही मिली सबसे पहले अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो ऑफिस की पार्टी में जा रही है। माँ गुस्से में कहती है, अचानक से ये पार्टी कहाँ से आ गई और तू मुझसे पूछ रही है या बता रही है? मिली दांत पीसते हुए कहती है, माँ आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ, बल्कि भागकर शादी करने जा रही हूँ, हद है। माँ मिली से एक बार फिर गुस्से में कहती है, वाह बेटा वाह, कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी माँ से? मिली माँ को मनाते हुए कहती है, माँ आप हमेशा ऐसा करती हो, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। इधर पारितोष बगल में बैठा मिली की अपनी माँ से बातचीत बड़े ध्यान से सुन रहा है। पारितोष मिली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, गिव इट टू मी, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। मिली माँ का कॉल म्यूट करती है और पारितोष से कहती है, आप मेरी माँ को नहीं जानते, आपको फोन पर ही कच्चा खा जाएंगी। पारितोष कार को साइड में लगाता है और मिली के हाथ से उसका फोन लेकर उसे अनम्यूट करता है और मिली की माँ से कहता है, हेलो आंटी, इट्स मी पारितोष, मिली का बॉस। पारितोष के फोन पर आते ही माँ की आवाज में एकदम से बदलाव आ जाता है। वो बड़े ही नरम लहजे में कहती है, हाँ बेटा जी कहिए। पारितोष इजाजत मांगते हुए कहता है, आंटी अब फिक्र मत कीजिए, वो मेरे साथ एकदम सेफ है, मैं उसे रात तक घर ड्रॉप कर दूंगा। पारितोष के इस तरह शालीनता से बात करने पर मिली की माँ फौरन हाँ कर देती है। वो मन ही मन यही सोच रही है, अगर इतने तरीके से ये मेरी बेटी का हाथ भी मांगता तो मैं वो भी दे देती। वो हल्का खांसते हुए कहती है, हाँ बेटा जी, बस आप मेरी मिली का ध्यान रखना, वो भोली है। पारितोष मिली की माँ को यकीन दिलाता है और कॉल काटते हुए मिली के हाथ में फोन पकड़ा देता है। मिली हैरान है। मिली पारितोष से कहती है, मेरी माँ से कहती हूँ कि वो आपको गोद ले ले, हद है, मेरी माँ ने मुझे तो कभी इतनी आसानी से किसी चीज की परमिशन नहीं दी। पारितोष अपनी कॉलर ऊंची करते हुए कहता है, समझाने का तरीका होता है, तुम्हें अपनी माँ की इनसिक्योरिटी समझनी चाहिए। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? पारितोष कार चलाते हुए मिली से पूछता है। मिली कहती है, मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बाद मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। माँ से तो आपने बात कर ही ली है और पापा की कुछ समय पहले हार्ट अटैक से मौत हुई थी। तब से माँ कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है मुझे और मेरे छोटे भाई को लेकर। बातों बातों में पारितोष का घर भी आ जाता है। पारितोष की माँ हॉल में बैठी चाय पी रही है। तभी डोरबेल बजती है और पारितोष अंदर आता है। उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की देखकर पारितोष की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माँ खुश होते हुए कहती है, आ गया मेरा बेटा। जिसके बाद उनकी नजरें मिली की तरफ जाती है और वो मिली से पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मिली जवाब देती है, हेलो मैम, मेरा नाम मिली चतुर्वेदी है और मैं कल से इन्हें जानती हूँ। जबकि पारितोष अपनी माँ की नजरें मिली के ऊपर देखकर ही समझ गया था कि उनके मन में क्या चल रहा है। माँ भी मिली की बातें सुनकर मन में यही सोच रही है, जहाँ इसने अपनी उम्र के 28 साल लगा दिए लेकिन किसी लड़की को पसंद नहीं किया और अब 2 ही दिन में मेरे लिए बहू ले आया। पारितोष अपनी माँ के ख्यालों में खोई हुई आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, माँ ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, गर्लफ्रेंड नहीं। मिली की तो आंखें बाहर आने को हो जाती है पारितोष की बात सुनकर। अब उसे समझ आता है कि क्यों पारितोष की माँ उसमें इतना इंटरेस्ट ले रही थी। माँ पारितोष को जवाब देती है, लड़की बहुत प्यारी है, सोचना इस बारे में। पारितोष को उसकी माँ ने मिली के सामने शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन मिली भी पूरी बातूनी थी। उसने पारितोष की माँ से कहा, आंटी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैंने पारितोष सर से कहा था कि मेरी माँ से कहती हूँ कि वो आपको गोद ले ले।
तो एक काम कीजिए, आप मुझे गोद ले लीजिए। मिली के इतना कहने पर मिली और पारितोष की माँ हंसने लगते हैं। पारितोष बीच में बात काटते हुए कहता है, What's so funny in this? चलो अब तैयार हो जाओ, हमें पार्टी के लिए भी जाना है। पारितोष की माँ को मिली पहली ही नजर में बहुत पसंद आ गई है, क्योंकि उनके शांत और गंभीर बेटे के लिए तो उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उसके हिस्से की भी बातें कर ले। माँ मिली से विदा लेती है और चाय पीकर वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर पारितोष मिली को गेस्ट रूम की दिशा देता है और वहां से अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। पारितोष का घर काफी आलीशान है। मिली अपनी ड्रेस का वो बैग वहीं बिस्तर पर रखती है और पहले कमरे का एक जायजा लेती है और फिर वो अपने कपड़े बदलती है। उधर देवांश रास्ते में काफी गहरी नींद में सो रहा है। सोते सोते उसकी गर्दन अवनी के कंधों पर झुकी जा रही है। अवनी, जो खुद काफी दिनों बाद कार चला रही है, बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम लेकर ड्राइव कर रही है। उसे डर है कि वो कहीं कार ठोक न दे। वैसे तो ये मुसीबत उसने खुद ही खड़ी की थी अपने लिए, तो वो शिकायत करे भी तो किससे? अब तो उसके सर पर जिम्मेदारी है कि वो सोते हुए देवांश और खुद को सही सलामत घर पहुंचा दे। और आखिरकार वो घर पहुंच ही जाती है। कार से उतरकर सबसे पहले अपनी गार्ड को बुलाती है अपनी मदद के लिए, ताकि वो देवांश को कमरे तक ले जा सके। किसी तरह गार्ड और अवनी ने मिलकर देवांश को उसके कमरे तक पहुंचाया। अवनी अब देवांश के कपड़े बदलने की सोच रही है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक उसने एकदम फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। अवनी देवांश के जूते निकालती है और उसके बाद वो देवांश को एक तरफ धकेलते हुए उसके कोट को खींचकर निकालती है। देवांश एकदम गहरी नींद में है। अवनी देवांश की टाई को ढीला करती है। अब सबसे बड़ा काम है उसके लिए देवांश की कमीज बदलना। अवनी देवांश की अलमारी से उसके नाइट वेयर निकालती है और बिस्तर पर रखते हुए वो देवांश के नजदीक बैठकर उसकी कमीज के बटनों को एक एक करके खोलना शुरू करती है। देवांश अचेत है। उसने सोते हुए अपनी दोनों बाहों को फैलाकर बिस्तर को पूरी तरह से घेरा हुआ है। अवनी जैसे ही देवांश की कमीज का बटन खोलती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपने दिल को समझाती है कि अवनी, सामने ये जो शख्स है उसे तेरे प्यार की कोई कदर नहीं है, लेकिन ये इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है मुझे? ओह गॉड हेल्प मी, अवनी अपने दिल को संभालते हुए खुद से कहती है। देवांश की कमीज को निकालने में ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। अवनी के लिए पूरे दिन काम करना इतना थका देने वाला नहीं था जितना उसके लिए इस समय देवांश के कपड़े बदलना हो रहा है। अवनी को इस सब के दौरान पता ही नहीं चला कि वो कब देवांश के बेहद करीब आ गई। देवांश के करीब आते ही अवनी का अपने ऊपर से काबू खत्म होता है और वो देवांश के होठों को चूम लेती है। अवनी ने जैसे ही चूमना शुरू किया तो देवांश ने नींद में अपने दोनों हाथ अवनी की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। अवनी हैरान हो जाती है। उसे लगा कि वो जाग रहा है, या शायद इस सब के दौरान भी वो जाग रहा था। वो शर्मिंदा हो रही थी। उसने अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ नींद में भी इतनी मजबूत थी कि अवनी अपने दोनों हाथों का जोर लगाने पर भी उसे छूट नहीं पाई। अवनी आखिरकार हार मानते हुए देवांश के ऊपर ऐसे ही लेट जाती है कि शायद जब वो करवट लेगा तो उसे छोड़ देगा। उधर रात के 8 बज चुके हैं। अर्थ ने वैदेही के कमरे का दरवाजा खोला। वो वैदेही के हाथ में एक बैग देते हुए कहता है, Get dressed and come upstairs. I'm waiting for you. वैदेही गहरी सांस लेते हुए कहती है, Oh God, finally! जिसके बाद वो बैग लेकर अंदर आ जाती है। अर्थ ने सिर्फ एक सफेद रंग का ढीला सूती कुर्ता पजामा पहना हुआ है, जिसमें उसका शरीर और भी बड़ा लग रहा है। वैदेही अर्थ से कहती है, Just give me 15 minutes, और वो तैयार होने वॉशरूम में चली जाती है। वैदेही का दिल तो अर्थ की नजरों से ही जोरों से धड़कने लगा था। उसे इतना तो पता ही था कि जो भी अर्थ करने वाला है वो बेहद रोमांटिक होने वाला है, लेकिन आखिर ऐसा है क्या? यही सोचती हुई वैदेही ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। एक खूबसूरत रात, एक साथ कई रिश्तों पर जादू बिखेर रहा है। अर्थ वैदेही के सरप्राइज में खोई है। अवनी ना चाहकर भी देवांश के उस रूप को महसूस कर रही है जिसमें प्यार की सुगंध है। और पारितोष, वो तो मिली के साथ मजबूती से खड़ा है, उसे ईशान से प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसी प्रोटेक्शन में प्यार की तरंगे भी उठ रही है। क्या होगा इसका अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। मिली अब रेडी हो चुकी थी। असल में वो अपनी ड्रेस की पसंद को लेकर थोड़ी सोच में थी कि कहीं पारितोष उसे कुछ बोल ना दे। उसने एक ब्लैक कलर की घुटनों तक आने वाली ड्रेस चुनी थी। देखने में वो ड्रेस वाकई में बहुत एलिगेंट और खूबसूरत थी, लेकिन असल में तो वो वहाँ पारितोष की गर्लफ्रेंड के तौर पर जा रही थी। तो वो कोई कार्टून देखकर पारितोष को एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी। मिली जब रूम से बाहर आई तो पारितोष बस उसके दरवाजे को नॉक करने ही वाला था।
उसे नॉक करने के लिए अपनी उंगलियां उठाई ही थी कि वो नॉक उसने मिली के माथे पर कर दी। मिली ने अपने सर को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, क्या मैं आपको दरवाजा नजर आती हूँ? पारितोष ने मिली को देखा तो वो पहली बार में ही उसकी पसंद से इम्प्रेस हो गया था। उसने बिल्कुल उसके टेस्ट के हिसाब से खुद को ड्रेस किया था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिली ने पारितोष के चेहरे के आगे हाथ घुमाया तो पारितोष ने उससे पूछा, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मिली ने पारितोष को जवाब दिया, इतनी खूबसूरत ड्रेस पर वो चश्मा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उतार दिया। पारितोष रूम में एंटर हुआ और उसने मिली का चश्मा ढूंढा और उसे पहनाते हुए कहा, पहनो इसे, पता चला कि पार्टी में मेरी जगह किसी और के साथ हो ली। मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया है कि उनकी बेटी को ठीक से घर पहुंचा दूंगा, तो बस तुम मेरे पीछे पीछे ही रहोगी। मिली ने किसी अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया और वो पारितोष के पीछे चलने लगी ही थी कि पारितोष ने पलटते हुए कहा, ओह रुको, तुम आगे चलोगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, खासकर आज दिन में मेरा चीर हरण करने के बाद। मैं पार्टी में पार्टी सूट के साथ ही जाना चाहता हूँ। मिली की तो पारितोष की बातों से हंसी ही निकल गई, लेकिन जो भी उसने कहा था वो एकदम सच था। उसने आज दिन में ही तो पारितोष के सूट को फाड़ दिया था। पारितोष मिली के पीछे था और मिली आगे आगे चल रही थी। दोनों वहां से पार्टी के लिए निकल गए थे। उधर वैदेही रेडी होकर रूम से बाहर आई तो उसके कदम अर्थ ने जैसा कहा था टेरेस की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसे अब तो लगने लगा था कि पिछली बार मेहंदी की रात की तरह अर्थ ने उसके लिए कुछ तो स्पेशल प्लान किया है। आखिरी सीढ़ी उसने जैसे ही चढ़ी तो टेरेस का दरवाजा खोलने से पहले अर्थ ने वैदेही के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने नजदीक खींच लिया, जो वहीं वैदेही का इंतजार कर रहा था। वैदेही की तो चीख निकल गई, लेकिन अर्थ का टच वो बहुत अच्छे से जानती थी तो उसे जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। अर्थ ने वैदेही की पीठ को अपनी तरफ करते हुए उसकी कमर से उसे थामा हुआ था। अर्थ की सांसें वैदेही के कंधों को छू रही थी। अर्थ वैदेही को बहकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अर्थ ने वैदेही की आंखों को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। वैदेही की सांसें तो अर्थ के उसके नजदीक आने से ही तेज हो चुकी थी। अर्थ ने अपने एक हाथ के धक्के से टेरेस का दरवाजा खोल दिया। वैदेही ने बहुत सब्र किया हुआ था, क्योंकि जब वो अर्थ के साथ होती है तो उसे और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन अर्थ ने जो सरप्राइज वैदेही के लिए प्लान किया था वो वैदेही का दिल जीत लेने वाला था। अर्थ वैदेही को आहिस्ता से टेरेस पर लेकर आ गया और उसने वैदेही के कान में धीमी आवाज में कहा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और इतना कहने के साथ ही अर्थ ने वैदेही की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। वैदेही ने जब सामने का नजारा देखा तो उसकी आंखें छलक आईं। उसने अर्थ की तरफ पलटते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। अर्थ ने वैदेही के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये सब मैंने तुम्हें इमोशनल करने के लिए नहीं किया था, मैं सच में यही चाहता हूँ। वैदेही की पकड़ अर्थ के ऊपर थोड़ी और मजबूत हो चुकी थी तो अर्थ ने भी वैदेही को कमर से थाम लिया। उसने वैदेही के कान में कहा, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी? अर्थ की ये बात सुनकर वैदेही ने उसे गले लगाए हुए ही हाँ में सर हिला दिया। अर्थ ने वैदेही को अपने से अलग करते हुए कहा, मुझे एक छोटी वैदेही चाहिए, एकदम तुम्हारी तरह। वैदेही ने सर झुकाते हुए कहा, लेकिन मुझे तो अपने अर्थ की तरह स्मार्ट बेटा चाहिए। अर्थ ने वैदेही को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, तो एक काम करते हैं, एक बार तुम्हारी इच्छा और दूसरी बार मेरी इच्छा को पूरा करते हैं। वैदेही ने अपने चेहरे को अर्थ के सीने में छिपा लिया। अर्थ को वैदेही का इस तरह शर्माकर अपने से लिपटना बेहद पसंद था। उसने वैदेही का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अभी एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वैदेही के लिए अर्थ ने टेरेस पर एक बेहद खूबसूरत बिस्तर सजाया हुआ था, जिसके पास उसने कुछ बेबी के पोस्टर्स टांगे हुए थे, जिन्हें देखकर ही वैदेही समझ चुकी थी कि अर्थ क्या चाहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्थ उसके प्यार में इस कदर पड़ जाएगा। अर्थ वैदेही का हाथ पकड़ते हुए उसे वहां बिस्तर की तरफ ले आया था। वैदेही को बिस्तर पर बिठाते हुए अर्थ ने सबसे पहले उसे ब्लैंकेट से ढका। अब उसने वैदेही को अपनी बाहों में समेटते हुए वहीं साइड में बिस्तर पर रखी हुई एक फोटो एल्बम उठाई और वैदेही के सामने करते हुए उसने वैदेही से पूछा, क्या तुम छोटे अर्थ दीवान से मिलना चाहोगी? वैदेही तो पहले से ही काफी एक्साइटेड थी। उसने फौरन बच्चों की तरह हाँ में हाँ मिलाई। अर्थ ने आज तक कभी अपनी जिंदगी को किसी के सामने इतना ओपन नहीं किया था, सिवाय वैदेही के। वैदेही के लिए उसके दिल में बहुत ही स्पेशल जगह थी। वैदेही ने जब अर्थ की बचपन की फोटो देखी तो अर्थ के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। वैदेही ने पहले फोटो को देखा, फिर उसने अर्थ की तरफ देखा और अर्थ से पूछा, क्या ये सच में आप ही हो? अर्थ को वैदेही की बातें कुछ समझ में नहीं आई तो उसने वैदेही को अपने बाहों में अपने करीब समेटते हुए कहा,
क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? वैदेही ने अर्थ के होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो, ये स्माइल कर रहा है, लेकिन आपको शायद स्माइल करनी नहीं आती, तो मैं कैसे मान लूं कि ये आप ही हो? अर्थ समझ चुका था कि वैदेही उसे हंसते हुए देखना चाहती है, तो अर्थ ने वैदेही से कहा, तो एक काम करो, मुझे कोई अच्छा सा जोक सुनाओ ताकि मुझे हंसी आ जाए। वैदेही ने अर्थ के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए उसके होठों के नजदीक अपने होठों को लाते हुए कहा, आई हेट यू मिस्टर देवान। अर्थ के लिए सच में ये कोई जोक ही था। उसने वैदेही के चेहरे को वहीं थामते हुए उसके होठों को चूम लिया, जिसके बाद उसने हंसते हुए कहा, इट वॉज अ नाइस ट्राई। वैदेही ने अर्थ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए एल्बम को आगे खोला तो उसमें अर्थ की माँ और पापा की फोटो थी। वैदेही ने अर्थ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको किसी ने कभी कहा है कि आपके चेहरे में आपके डैड की तरह स्मार्टनेस और अपनी माँ की तरह मासूमियत है? अर्थ ने वो फोटो एल्बम वैदेही के हाथ से लेते हुए उसे साइड में रखा और वैदेही को अपने नीचे दबाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें मासूम लगता हूँ? वैसे ये मैंने पहली बार किसी से सुना है अपने बारे में कि मैं मासूम दिखता हूँ। मुझे लगा था कि मैं एक डेविल जैसा दिखता हूँ। वैदेही ने अर्थ की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि किसी ने भी आज तक असली अर्थ को जानने की कोशिश नहीं की जिसे मैं देख पा रही। अर्थ ने वैदेही के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बेड में प्रेस किया और वैदेही के चेहरे के नजदीक आते हुए कहा, इतनी प्यारी बातें करके तुम मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो वैदू। वैदेही ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसने अपने आप को अर्थ को सरेंडर कर दिया था। अर्थ वैदेही के करीब आता इससे पहले वैदेही ने कहा, अर्थ मुझे ठंड लग रही है, लेट मी ब्रिंग कॉफी फॉर बोथ। अर्थ ने वैदेही के चेहरे के ऊपर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, नहीं, आज मैं जो लाऊंगा वो तुम्हें पीना है। अगर बात सिर्फ सर्दी की है तो मैं इंतजाम करता हूँ। इतना कहते हुए अर्थ ने वैदेही के होठों को हल्का सा किस किया और वहां से उठकर वो नीचे आ गया। जब वो लौट कर आया तब उसके हाथ में एक रेड वाइन की बोतल और 2 वाइन के ग्लास थे। वैदेही की नजर जब अर्थ के हाथों में थामे हुए उस बोतल पर गई तो उसने अर्थ से कहा, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको ये पीने दूंगी? अर्थ ने वैदेही से शरारती अंदाज में कहा, तो तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या ठंड को दूर करने का? वो थोड़ा रुक कर बोला, ओह रुको, जो तुम सोच रही हो उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। इतना कहने के साथ ही अर्थ अब तक वैदेही के पास आ चुका था। वैदेही ने अर्थ के ऊपर अपने हाथ चलाते हुए कहा, सच में शर्म नहीं है आपके अंदर? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था जो आपने सोच लिया और बोल भी दिया। अर्थ ने अपने हाथ में लिए हुए वाइन के ग्लास और बोतल को साइड में रखते हुए वैदेही के दोनों हाथों को थामते हुए उसे वहीं बिस्तर में धकेल दिया। अर्थ ने वैदेही के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके करीब झुकते हुए उसके कान में कहा, तो क्या अर्थ पार्ट 2 या वैदेही पार्ट 2 ऐसे ही आने वाले हैं? या कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं है कि भगवान लाकर बेबी को हाथ में दे जाते हैं? अपनी बात पूरी करने के साथ अर्थ बेतहाशा हंसे जा रहा था। वो वैदेही का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वैदेही को इसी बहाने अर्थ को खुलकर हंसते हुए देखने को मिल रहा था, जो उसके लिए एक टूटते हुए तारे को देखने से भी ज्यादा दुर्लभ था। वो उस पल को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए अर्थ के चेहरे को अपने हाथ में थाम लिया और थोड़ा उठते हुए उसके होठों को चूम लिया, जिसके बाद अर्थ ने भी उसका साथ दिया और उस किस को थोड़ा और लंबा खींच दिया। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। उधर अवनी की पलकें ऐसे ही देवांश की पकड़ में जकड़े हुए ही भारी होने लगी थी, लेकिन देवांश की बॉडी में बहुत देर से कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। वो ऐसे का ऐसा ही उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए लेटा था। अवनी ने भी अपने सर को देवांश की चेस्ट पर टिका दिया और वहीं उसकी बाहों में वो भी अब सो चुकी थी। और इधर पारितोष भी मिली के साथ पार्टी तक पहुंच चुका था। उसे पता था कि ये ईशान की पार्टी है और उसने उससे झूठ बोला था कि मिली उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसे वैसे ही एक्ट करना था। कार से उतरकर उसने मिली को साथ लिया और एंट्रेंस तक पहुंचने से पहले ही उसने मिली का हाथ मजबूती से थाम लिया। मिली पारितोष की तरफ बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था इस एक रात में। इस खूबसूरत रात में क्या अर्थ और वैदेही का रिश्ता एक नई ऊंचाई को छू पाएगा या कुछ ऐसा होगा जो उनके प्यार को एक नई परीक्षा में डालेगा? जब देवांश की नींद टूटेगी तो क्या होगा? और क्या पारितोष मिली का हाथ थामकर उसे ईशान के इरादों से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। काफी देर एक दूसरे की किस में खोए रहने के बाद अर्थ ने वैदेही को धीरे से अपने से दूर किया। वैदेही का चेहरा सर्दी और अर्थ के एहसास से एकदम लाल पड़ गया था। प्यार का लंबा सिलसिला अर्थ और वैदेही के बीच चला था, लेकिन नजदीकियों का ये दौर वैदेही पहली बार महसूस कर रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे सच में अर्थ ने सारी ऑक्सीजन ही खींच ली हो उसके अंदर से। वैदेही अपनी पलकें झुकाए
अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्यार की तपिश उसकी सांसों को तपा रही थी। अर्थ ने वैदेही के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बेहद कोमलता से उसके माथे को चूमा। उसके होठों का गर्म एहसास वैदेही को एक अलग ही सुकून दे रहा है। इस पल में वैदेही को बस यही लग रहा है कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। तभी अर्थ ने साइड में रखे ग्लासेस में दोनों के लिए रेड वाइन डाली और एक ग्लास वैदेही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसके 2 फायदे हैं मेरी जान। वैदेही ने धीरे से अपना सर उठाकर पूछा, और वो क्या है? अर्थ ने मुस्कुराते हुए फौरन जवाब दिया, एक तो तुम्हें इस ठंड में सर्दी नहीं लगेगी और दूसरा तुम्हें मुझसे शर्म भी नहीं आएगी। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी शर्मा रही हो। वैदेही ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको ऐसा कैसे लगा कि मैं आपसे शर्माती हूँ? मुझे तो लगता है कि मैं दुनिया की सबसे कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। अर्थ ने वैदेही के होठों को एक हल्का सा किस करते हुए कहा, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारी सांसें सब कुछ कह रही है कि तुम मुझसे शर्माती हो और ये मुझे बहुत पसंद है। वैदेही ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए कहा, चलो आजमा लेते हैं इसे भी। और इतना कहते हुए वैदेही ने धीरे से अपने दोनों हाथ अर्थ के गले में डाल दिए। वैदेही को अर्थ इतना तो समझता ही था कि ये सिर्फ एक बहादुरी का दिखावा है। वैदेही के हाथ अपने गले में डालते ही अर्थ ने एक झटके में वैदेही को पलटते हुए अपने नीचे दबा दिया। इस समय अर्थ वैदेही के ऊपर था और जिन हाथों को वैदेही ने अब तक अर्थ के गले में डाला हुआ था वो अब अर्थ ने अपने हाथों में मजबूती से थाम लिए थे। वैदेही के चेहरे के बेहद नजदीक आते हुए अर्थ ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तो क्या अब भी तुम मुझसे नहीं शर्माती? वैदेही ने अपनी आंखें उसकी आंखों से मिलाते हुए आत्मविश्वास में कहा, नहीं। अब तो अर्थ को अपनी बात साबित करनी थी। वो वैदेही के चेहरे के पास और झुक गया। उसकी सांसें वैदेही के होठों से टकरा रही थी। वो धीरे से वैदेही से कहा, तो चलो मेरी गर्दन पर किस करो। वैदेही ने अर्थ से अपने हाथों को छुड़ाया। उसकी सांसें फिर तेज हो गई। वैदेही ने हिम्मत की। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों में अर्थ के ढीले कुर्ते को भरा और उसकी मस्कुलर गर्दन को अपने चेहरे के करीब कर लिया। वैदेही की सांसें अर्थ को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी और फिर वैदेही के नाजुक होठों ने अर्थ की गर्दन को छू लिया। अर्थ को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो तुरंत वैदेही को अपनी बाहों में भरता है और कहता है, ओके, मान लिया कि तुम मुझसे शर्माती नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हें साबित करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? खैर, ये सब छोड़ो और चलो एक गेम खेलते हैं। वैदेही ने अर्थ की बातों में दिलचस्पी ली। वो जानती थी कि अर्थ हमेशा कुछ न कुछ अनूठा करता है। उसने उत्सुकता से पूछा, सुनने में दिलचस्प लग रहा है। वैसे क्या खेलना है? अर्थ ने वैदेही के ऊपर से हटते हुए कहा, पिछली बार का गेम तुमने बताया था, लेकिन इस बार का गेम मैं बताऊंगा। और हाँ, इस गेम में सजा भी होगी, तो तैयार रहना। वैदेही ने भी हंसते हुए कहा, वैदेही अर्थ दीवान किसी सजा से नहीं डरती। चलो शुरू करो। अर्थ ने मुस्कुराते हुए वैदेही को समझाना शुरू किया। तो गेम का नाम है लेट्स स्टेयर। वैसे तो नाम से ही साफ है कि दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना है और जो पहले पलके झपकाएगा वो हारेगा। और हाँ, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो मैं तुम्हें धोखा देने की इजाजत देता हूँ। देखते हैं कौन जीतता है। वैदेही ने आत्मविश्वास से अपनी गर्दन ऊंची की और कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अर्थ ने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, एक और बात, पहले सजा तो सुन लो। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, सब मंजूर है, मुझे जीतने का पूरा यकीन है। अर्थ ने वैदेही से एक बार और पूछा, तो तुम्हें जानना नहीं है कि सजा क्या है? वैदेही ने ना में जवाब दिया और अर्थ से कहा, अपनी जगह लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हारने के बाद आप ये बहाना बनाओ कि मैंने आपको आराम से बैठने का मौका नहीं दिया। अर्थ वैदेही के एकदम सामने बैठा। दोनों ने 1, 2, 3 के काउंट पर गेम शुरू कर दिया। वैदेही की आंखें सच में बहुत खूबसूरत और गहरी थी। अर्थ को वैसे ही उन आंखों में डूबकर पलके झपकाना भूल जाया करता था। ये तो उसके लिए बहुत ही आसान था। वैदेही भी अर्थ की उन गहरी डार्क आंखों में जैसे खो गई थी। वो सच में अपनी पलकें नहीं झपका रही थी। ऐसे तो दोनों ही बराबर चल रहे थे। जब अर्थ को अपनी छाती पर वैदेही की नाजुक उंगलियां महसूस हुई, वो जीतने के लिए अर्थ के बताए हुए पैंतरों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अर्थ ने भी अपने आप को पूरी तरह से सख्त कर लिया था। वैदेही के इतने धीरे से छूने से भी अर्थ टस से मस नहीं हुआ। जिसके बाद वैदेही ने अर्थ की गर्दन को अपने हाथों की उंगलियों से बड़े ही प्यार से छुआ। लेकिन अर्थ तो सच में बहुत ही सख्त था। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
वैदेही की सारी बदमाशियां बेकार जा रही थी। तभी अर्थ ने अपनी तरफ से एक कदम लिया और वैदेही की कमर को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ, जिससे गुदगुदाते हुए वैदेही ने गहरी सांस ली और अपनी लंबी लंबी पलकों को 2 से 3 बार झपकाया। वैदेही अर्थ से हार चुकी थी। वैदेही को समझ आ चुका था कि अर्थ के ऊपर उसका कोई पैंतरा काम नहीं करने वाला। ये गेम वो हार चुकी थी और अब उसे वो सजा भुगतनी थी जो उसे अभी तक पता भी नहीं थी। उसने बड़े ही आत्मविश्वास में अर्थ से कहा था कि वो तैयार है, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि वो आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अब वो हार चुकी थी और सजा की हकदार थी। उसके दिल में डर और उत्सुकता एक साथ उमड़ रही थी। उधर पारितोष ने जैसे ही पार्टी में एंटर किया तो सामने खड़ा हुआ ईशान तो जैसे उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। पारितोष ने अब तक मिली का हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन ईशान ने भी उससे एक कदम आगे की सोच रखी थी। वो मिली को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसे मिली का इनकार यानी रिजेक्शन और पारितोष की मिली के साथ संदेहास्पद संबंध बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशान ने अपने चेहरे पर झूठी जहरीली हंसी लिए हुए पारितोष का मिली के साथ पार्टी में स्वागत किया। मिली ने डर कर पारितोष का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया था। पारितोष ने ईशान से मिलते हुए कहा, तुम मिली से पहले ही मिल चुके हो। ईशान ने पारितोष से कहा, हाँ मुझे याद है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसकी आवाज में व्यंग्य साफ था। पारितोष ने उसकी बात से सहमति देते हुए मिली के साथ पार्टी के अंदर रुक किया। सच में वो पार्टी मिली जैसी सीधी सादी लड़की के लिए बहुत एडवांस थी। चारों तरफ लोग, तेज संगीत और विदेशी शराब का माहौल था, लेकिन इस समय तो पारितोष और मिली ही पार्टी की जान लग रहे थे। पारितोष ने अब तक पार्टी में आए हुए बाकी लोगों से मिलना जुलना कर लिया था। अब तक भी मिली उसके साथ ही थी। उसे मिली को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। उसे मिली की माँ से किया हुआ अपना वादा याद था कि वो मिली को ठीक से घर ड्रॉप कर देगा। मिली पार्टी में काफी बोर हो रही थी। तभी ईशान ने पारितोष के पास आकर मिली के साथ डांस करने के लिए पूछा। मिली ने डरकर सर ना में हिलाकर पारितोष से मना कर दिया, जिस पर पारितोष ने ईशान से कहा, हे, मैं अपनी लेडी के साथ पहले डांस करना चाहता हूँ। जिसके बाद उसने मिली के सामने अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे डांस करने के लिए पूछा। मिली ने भी खुश होते हुए पारितोष का हाथ थाम लिया। पारितोष अब मिली के साथ सॉफ्ट म्यूजिक पर उसे एकदम करीब से पकड़कर डांस कर रहा था। मिली सच में पारितोष के साथ बहुत सहज महसूस कर रही थी। अब तो उसे ईशान की नजरों से भी डर नहीं था, क्योंकि उसके साथ पारितोष था। दोनों ने डांस एंजॉय करके डांस फ्लोर छोड़ा ही था कि उन्हें रिपोर्टर्स ने आकर घेर लिया। ये सब ईशान का किया धरा था। ईशान ने पारितोष को फंसाने के लिए ये सब किया था। रिपोर्टर्स पारितोष से मिली और उसके बारे में सवाल करना शुरू कर चुके थे। मिस्टर बरार, हमें पता चला कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या आप इन्हें सबसे इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे? पारितोष ने मीडिया को जवाब दिया, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता। उसे सोचा था कि उसके ये कहने पर मीडिया उसका पीछा छोड़ देगी, लेकिन इसी बीच ईशान ने आकर पारितोष से कहा, पारितोष, बेकार की बातें मत करो। तुम कोई मिली के साथ टाइम पास थोड़ी कर रहे हो। बस मान लो कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जैसा तुमने मुझसे कहा था। अब तो पारितोष अपने ही कहे में फंस गया था। ना तो वो ये बोल सकता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसने ईशान से खुद झूठ कहा था, और ना ही ये कह सकता था कि मिली उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो जानता था कि इससे मिली की जिंदगी मुश्किल हो सकती है। वो दोनों तरह से फंसा हुआ था। मिली भी अब तक इतनी भीड़ और सवालों से घबरा गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब पारितोष के जवाब पर ही आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ निर्भर करता है। तभी पारितोष ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पारितोष ने मीडिया के सामने क्या कहा? ईशान ने पारितोष और मिली को पार्टी में बुलाकर एक ट्रैप में फंसा दिया। क्या पारितोष सच कहेगा या मिली को अपनी गर्लफ्रेंड मानेगा? और क्या होगा जब अर्थ अपनी जीत की सजा वैदेही को देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।